हाय गाइस। इंडियन पेनल कोड 1860 के आज के बैरक लेक्चर सीरीज में हम लोग देखते हैं सेक्शन 89 से लेके 98 तक। तो आइए देखा जाए सेक्शन 89 से लेके 98 तक में क्या व्यवस्था की गई है इंडियन पेनल कोड 1860 में। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेक्शन 89 जो बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन by or by consent of guardian. Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind by or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। अर्थात कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कि अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए तो किसी ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। जो प्रोविजो है वो है कि प्रोविजो फर्स्ट दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ or to the attempting to cause death। अर्थात इस अपवाद का विस्तार शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न करने पर न होगा। Secondly, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it known to be likely to cause death or of any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। अर्थात दूसरा प्रोविजो बात करता है कि अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपाधि के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से किसी प्रयोजन के लिए प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी बात करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। थर्डली बात करता है कि that this exception shall not extend to the voluntarily causing of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। अर्थात इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। और चौथा प्रोविजन बात करता है कि that this exception shall not extend to the abatement of any offence to the committing of which offence it would not extend। अर्थात इस अपराध का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर भी न होगा जिस अपराध के किए जाने पर विस्तार नहीं है, इसका विस्तार नहीं है। इलस्ट्रेशन है ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट without his child's consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child death but not intending to cause the child death, A is within the exception in as much as his object was the cure of the child। यानी का सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शस्त्रकर्म से
उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु को मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकालने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। क का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। सेक्शन 90 बात करता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यानी कि सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। A consent is not such a consent as is intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। अर्थात कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसे संहिता की किसी धारा से आश्रित है यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, अथवा कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन अर्थात उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन is unable to understand the nature and consequences of that to which he gives his consent। अर्थात यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो जाता है, अथवा कंसेंट ऑफ चाइल्ड unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age। अर्थात जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूलित प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है। सेक्शन 91 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट which are offenses independently of harm cause, अर्थात ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। The exception in section 87, 88 and 89 do not extend to act which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। यानी कि धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो व्यक्तियों को सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित किए जाने की संभावना हो। इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है कॉजिंग मिसकैरेज unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman। Therefore, it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। यानी गर्भपात कराना जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी उसने उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है।
इसलिए वह ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं है और ऐसे गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती है। सेक्शन 92 हम लोग देख लेते हैं, जो बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, यानी कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कोई कार्य। तो नथिंग इज एन ऑफेंस by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian, is incapable of giving the consent, no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit, provided first proviso है that this exception shall not extend to the intentional causing of death or attempting to cause death. Secondly, that this exception shall not extend to do the anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous hurt or infirmity. Thirdly, that this exception shall not extend to the voluntarily causing of hurt or to the attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt. And fourthly, बात करता है that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend. सेक्शन 92 बात करता है कि कोई भी बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसे किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह अपनी सम्मति दे या खुद ही असमर्थ है या उसका जो संरक्षक है, उसका जो विधिपूर्ण भार साधक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे ऐसे समय पर सम्मति प्राप्त की जाए, तो वह फायदे के साथ कार्य कर सकता है। परंतु जो परंतुक है कि इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न करने पर नहीं होगा। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपाधि के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता है कि जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा अपवाद है कि इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहत के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहत कारित करने या स्वेच्छा उपहत कारित करने के प्रयत्न करने पर न होगा। चौथा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर उसका विस्तार नहीं है। ये 4 प्रोविजो हैं। इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। जो पहला इलस्ट्रेशन है वह है कि जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल। A surgeon finds that Jed requires to be trepaned. A, not intending Jed death, but in good faith for Jed benefit, performs the trepan before Jed recovers his power of judging for himself. A has committed no offense. यानी कि यह अपने घोड़े से गिर गया है और मूर्छित हो गया है। एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि उसके सिर में ऑपरेशन करना आवश्यक है। यह कि मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के लिए
यह कि स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही उसके सिर पर ऑपरेशन करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि जेड इज कैरिड बाय अ टाइगर, ए फायर्स at the tiger knowing it will likely that the shot may kill Jed, but not intending to kill Jed, and in good faith intending Jed benefit. A's ball gives Jed a mortal wound. A has committed no offense. अर्थात यह को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली चलने से, गोली लगने से यह मर जाए, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक यह के फायदे के आशय से क उस बाघ पर गोली चलाता है। क के गोली से यह को मृत्यु कारक घाव आता है। यहाँ क ने भी कोई अपराध नहीं किया है। सी इलस्ट्रेशन बात करता है कि a surgeon sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is not time to apply to the child's guardian. A performs the operation in spite of the entreaties of the child, intending in good faith the child's benefit. A has committed no offense. यानी कि क एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक होना संभाव्य है यदि शस्त्रक्रिया तुरंत न कर दिया जाए। इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। क सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शस्त्रक्रिया करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। डी इलस्ट्रेशन बात करता है कि A is in a house which is on fire with a child. People below hold a blanket. A dropped the child from the house step, knowing it to be likely that the child may fall outside the blanket, but did not intending to kill the child, and intending in good faith the child benefit. Here, even if the child is killed by the fall, A has committed no offense. यानी कि क एक शिशु यह के साथ एक जलते हुए गृह में है, गृह के नीचे लोग कंबल तान कर खड़े हैं। क उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाए, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए असद्भावपूर्वक इस शिशु के फायदे के आशय से गृह छत से नीचे गिरा देता है, उस कंबल पर गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से शिशु मर भी जाता है तो भी क ने कोई अपराध नहीं किया है। एक्सप्लेनेशन है mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of section 88, 89 and 92। स्पष्टीकरण जो स्पष्ट करता है वह यह है कि सद्भाव पूर्वक जो है आप कोई काम कर रहे हैं तो केवल धन संबंधी फायदा ही वह फायदा नहीं आएगा जो धारा 88, 89 और 92 के अंदर आता है। अब हम लोग सेक्शन 93 देख लेते हैं जो बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, अर्थात सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit of that person। अर्थात सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। इलस्ट्रेशन है A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient death। यानी कि एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता है। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु हो सकती है। सेक्शन 94 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट except murder and offenses against the state punishable with death।
Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence, provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself, sort of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint. अर्थात हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया है जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित की गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब कि जब उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है कि a person who of his own accord or by reason of a threat of being beaten joins a gang of dacoits, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law। यानी वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो अन्यथा अपराध है। वही स्पष्टीकरण 2 बात करता है कि a person seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law, for example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it, is entitled to the benefit of the exception। यहाँ पे ये बात है कि डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। ये सेक्शन 94 का स्पष्टीकरण बात करता है। सेक्शन 95 हम लोग समझ लेते हैं जो बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, यानी कि ऐसा कोई तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेस और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज लाइकली टू बी कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। यानी कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। डी मिनिमस नन क्यूरेट लेक्स, ये मैगजीन है जो इस पर बेस्ड है। सेक्शन 96 हम लोग देख लेते हैं जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में बात करता है। सेक्शन 96 नथिंग डन इन थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, तो कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। सेक्शन 97 बात करता है कि
कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेंट इन सेक्शन 99 टू डिफेंड, यानी कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि पहला, फर्स्ट हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी पर्सन अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। एंड सेकेंडली, द प्रॉपर्टी whether movable or immovable of himself or of any other person against any act which is an offence falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass। अर्थात किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रजिस्ट्री या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रजिस्ट्री या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के, चाहे वह जंगम हो चाहे अस्थावर संपत्ति हो, उसकी वह प्रतिरक्षा कर सकता है। सेक्शन 98 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त व्यक्ति है, जो अनसाउंड माइंड है। When an act which would otherwise be certain offence is not that offence by reason of the youth, the want of maturity, of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। यानी कि जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्तता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब वह हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। ये सेक्शन 98 बात करता है। इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं। सेक्शन 98 का जो बात करता है, पहला इलस्ट्रेशन है कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस attempts to kill A. Z is guilty of no offense. But A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. अर्थात यह पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह ख के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। बी इलस्ट्रेशन बात करता है कि ए enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z in good faith taking A for a housebreaker attacks A. Here Z by attacking A under this misconception commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under that misconception। यानी कि क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। यह सद्भाव पूर्वक क को गृह भेदक समझकर उस पर आक्रमण करता है। तो यहाँ यह इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करने के लिए कोई अपराध का दोषी नहीं है, किंतु जिसके ऊपर ऐसा अटैक किया जा रहा है उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जब वह भ्रम के अधीन कार्य न करता। ये सेक्शन हम लोग 98 देखें। आगे के सेक्शन में, आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे सेक्शन 99 से आगे। तो बने रहिए हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 के बैरक लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।